नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के ये जो किंग मेकर हैं नीतीश कुमार और नायडू बाबू, जिनकी बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही, जिनके ऑक्सीजन पर मोदी सरकार चल रही है, आज ये बुरी तरह फंस गए। और ऐसा फंसे हैं कि इन दोनों के आगे, ये जो दोनों सरकारी दामाद हैं, इनके आगे कुआं है और पीछे खाई है। आगे कुआं, पीछे खाई। अब नीतीश कुमार और नायडू बाबू की जो नई मुसीबत है, इसका मोदी सरकार पर कितना असर पड़ेगा, एनडीए पर कितना इम्पैक्ट जाएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आज दोपहर में दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश बाबू और नायडू दोनों का ब्लड प्रेशर दोपहर से बढ़ा हुआ है। दरअसल आज दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में देश भर के मुसलमानों की आज बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी वक्फ बिल के विरोध में। और इस मीटिंग में पूरे देश से, समूचे भारत से जितनी भी इस्लामिक संस्थाएं हैं, वहाँ से धर्मगुरु आए थे। सारे धर्मगुरु थे, शिया सुन्नी सब। और इसके साथ साथ देश की जितनी भी पार्टियां, चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए या तृणमूल ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, लेफ्ट पार्टी ले लीजिए, जो भी इंडिया अलायंस की पार्टीज़ हैं, सबके नेता वहां पर मौजूद थे। यानी धर्मगुरु भी थे, नेता भी थे इंडिया अलायंस के सारे, और साथ में हजारों की भीड़ थी। और इस भीड़ के बीच में यह तय हुआ, बल्कि लास्ट वार्निंग दी गई, आखिरी चेतावनी नीतीश कुमार को और नायडू बाबू को, साथ में चिराग पासवान को भी। और यह कहा गया लास्ट वार्निंग में कि नीतीश बाबू और नायडू बाबू, अगर आप इस बिल का साथ देते हैं, ये बिल जो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, अगर इसका आप साथ देते हैं, मोदी सरकार के साथ जाते हैं, तो याद रखिएगा, वार्निंग दी जा रही है आपको कि मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेगा। यानी मुसलमान फिर वोट नहीं देगा। स्ट्रेट वर्ड, स्ट्रेट मैसेज, लास्ट वार्निंग। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए, दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त, नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे, तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। अब दोस्तों, ये जो मीटिंग थी, इतनी बड़ी मीटिंग थी जहां हज़ारों हज़ार मुस्लिम्स इकट्ठे हुए थे, ये मीटिंग दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कराई, एपेक्स बॉडी मुस्लिम्स की, उन्होंने कराई। उसके अलावा सारे धर्मगुरु थे, सारे उलेमा थे, जितने भी हिंदुस्तान में नामचीन हस्तियां हैं मुस्लिम समाज की, वो सब थी, सारे नेता थे। और एक क्लियर कट मैसेज, भले ही ओवैसी बोल रहे हों या समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव बोल रहे हों या महुआ मित्रा बोल रही हों, कोई बोल रहा हो, मैसेज बड़ा क्लियर कट था कि मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर नायडू बाबू, या तो आप मुसलमानों का साथ दीजिए इस मसले पर, या मिस्टर मोदी के साथ जाइए। या तो आप अपना वोट बैंक मुसलमान का चुनिए, और या फिर सत्ता के जो सत्ताधीश है मोदी, उनको चुनिए। दो रास्ते हैं जो आप चुनेंगे। और मेरी कई मुस्लिम नेताओं से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि साहब, जो हमारी समस्या है वो ये है कि एक तरफ नीतीश कुमार टोपी पहन लेते हैं, हमारे साथ इफ्तारी करते हैं, हमारे साथ समाज के साथ जो है तमाम वायदे करते हैं, हम इनको वोट देते हैं, और नायडू बाबू को तो हम दिल खोल कर वोट देते हैं, और वो भी हमारे साथ इफ्तारी करते हैं, टोपी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें नुकसान कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ये मोदी से मिले हैं, और कम से कम इस बिल पर अगर ये मोदी जी के साथ जाते हैं, तो फिर इन रिश्तों को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। नो वोट फॉर नीतीश, नो वोट फॉर नायडू। अब दोस्तों, अंदर की कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, उस वक्त नीतीश बाबू हों या नायडू बाबू हों या चिराग पासवान हों या अजीत पवार हों, ये जो अपने को सेकुलर नेता बोलते हैं, जो मुस्लिम वोट लेते हैं, इन्होंने नानुकुर किया मोदी जी से, और ऐसा एक इंडिकेशन दिया कि भाई हम इस बिल के साथ नहीं हैं। तो दरअसल मोदी सरकार थोड़ा सरेंडर कर गई, और बजाय वोटिंग कराने के, बिल पास कराने के, हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने उस बिल को संसदीय कमेटी को रेफ़र कर दिया, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया कि देखिए भाई क्या बदलाव हो सकता है इसमें। यानी मामला रफा दफा कर दिया उस वक्त। लेकिन हुआ ये कि जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग शुरू हुई, जिसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल साहब थे, बीजेपी के एमपी हैं, पहले कांग्रेस में थे, बस्ती से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये भी खूब मुस्लिम वोट लेते हैं, और अब मुसलमान इनसे भी बहुत नाराज़ है। अब शायद ये कंस्टिट्यूंसी में मुस्लिम इलाकों में जा भी ना पाएँ।
तो पाल साहब ने क्या किया कि जब पाल साहब ने रिपोर्ट टेबल करी है, जब ये रिपोर्ट टेबल करी, आनन फानन में संसद में रखी, तो विपक्ष की आंखें खुल गईं। ये पता लगा कि साहब यहां तो खेल हो गया है। विपक्ष ने जो भी राय दी, जो भी सजेशंस दिए कि ये बदलिए, ये बदलिए, ये बदलिए, कुछ भी नहीं बदला गया। जो मोदी और शाह ने सोचा था वैसा ही हुआ उस बिल में। और उसके बाद आग तब लगी जब 15 फरवरी 2024 को ये जो साहब हैं किरण रिजिजू, इनका नाम है, मोदी जी के खास हैं, ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैमरे पर बोला कि भाई नीतीश कुमार और नायडू ने हमारा साथ दिया है। नीतीश एंड नायडू, इवन चिराग पासवान, ये सब हमारे साथ हैं और इन नेताओं का मानना है कि ये जो बिल है वक्फ का, इससे मुसलमानों की भलाई होगी, मुसलमानों का भला होगा। अब ये सुनते ही ना सिर्फ इंडिया अलायंस में आग लगी, मुस्लिम नेता भी बहुत नाराज हुए और यहां तक कि नीतीश और नायडू के खिलाफ नारेबाजी हुई और लोग इस कदर नाराज हुए जो आज भीड़ में भी दिखा। नारेबाजी भी हुई हर तरह की। नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा। अब दोस्तों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो नायडू बाबू हों, इनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई जाएं तो जाएं कहाँ, आगे खाई है पीछे कुआं है, मैं आपको बता चुका हूँ। और मोदी जी इधर भी बैसाखी, इधर भी बैसाखी, एक तरफ नीतीश हैं, एक तरफ नायडू हैं, तो मोदी जी क्या करेंगे? इस बड़ी खबर पर मैं आऊँगा, अंदर की बात आपको बताऊँगा, लेकिन एक छोटी सी स्मॉल रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपनी रिएक्शन 2 लाइन ज़रूर लिखिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। दिल से लिखिएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और अब मैं असली खबर पर आता हूँ। खबर ये कि अब ये अचानक ये हड़कंप क्यों मच गया है, क्यों आज देश के सारे मुस्लिम नेता, सारे धर्मगुरु, सारे उलेमा, सारी मुस्लिम एपेक्स बॉडी के पदाधिकारी और सारे नेता, कांग्रेस पार्टी के, डीएमके के, टीएमसी के, जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं, ये सब इकट्ठा वहाँ क्यों हुए इकट्ठा? दरअसल वो इसलिए हुए क्योंकि मोदी जी ने जो पाल साहब की कमेटी की रिपोर्ट थी, इसको मोदी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने का मतलब है कि ये बिल, यानी जो एक कानून बनने जा रहा है, इस बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और आने वाले 2-4 दिन में ये तैयारी है। और उधर अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, मिस्टर किंग की बात करेंगे, किंग मेकर नायडू की बात करेंगे, तो इनकी दाल वाकई पतली। आज मेरी आंध्र प्रदेश में बात हो रही थी, विजयवाड़ा बात हो रही थी कुछ पत्रकारों ने, उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम वोटर हैं, कोर मुस्लिम वोटर हैं नायडू बाबू के, और जो मुस्लिम पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, नेता हैं, इन सब का दबाव नायडू बाबू पे बढ़ रहा है कि नायडू बाबू आप इस बिल को रुकवाइए। अगर आपने इस बिल को रोका नहीं तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। कम से कम जो मुस्लिम पदाधिकारी हैं, नेता, उनको बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। और सिर्फ विधायक ही नहीं, कई ऐसे सांसद हैं टीडीपी के जो मिस्टर नायडू को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप दखल दीजिए, हस्तक्षेप करिए, मोदी जी और मिस्टर शाह को कन्विंस करिए कि भैया ये बिल मत लाओ, रोक दो, भले कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो साहब समझ नहीं आ रहा है नायडू बाबू को कि करें तो क्या करें। मोदी जी से बात करें तो फिर बात बिगड़ भी सकती है, पैसा भी लेना है मोदी जी से, बैसाखी भी दे रखी है। यही हालत इस वक्त नीतीश कुमार की भी है, उन पर भी प्रेशर है और नीतीश कुमार पर ज़्यादा प्रेशर है। ज़्यादा प्रेशर इसलिए है नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर क्योंकि नवंबर में इसी साल वहाँ चुनाव होने हैं और डू और डाई इलेक्शन है। तो नीतीश को भी समझ नहीं आ रहा क्या करें, चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ रखकर बैठे। तो घबराए तो हैं ये तीनों, होगा क्या ऊपर वाला जानता है। इन तीनों के लिए संकट ये है कि एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक है जिसके सहारे ये जीतते चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी हैं। फिलहाल जो मेरी बातचीत हो रही थी पटना, उनका ये कहना है कि भाई कोशिश ये है, नायडू नीतीश की कोशिश ये है कि भाई अगर रोक नहीं सकते तो डिले ही कर दें, कुछ दिन के लिए डिले कर दें। अब दोस्तों परेशान सिर्फ नायडू और नीतीश ही नहीं है, मिस्टर मोदी भी परेशान है और लगातार वो अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर के साथ बैठक कर रहे हैं, लीगल ओपिनियंस भी लास्ट मोमेंट पे ले रहे हैं। किरण रिजिजू के साथ ही बैठक है उनकी हो रही है, कुछ उलेमाओं से भी बात कर रहे हैं। किस दिशा में ये मीटिंग जा रही है, मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ जान लेते हैं कि भाई ये वक्फ का असली मसला क्या है।
तो मुसलमान क्यों नाराज़ हैं, आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे। वक्फ दरअसल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आसान भाषा में, आम आदमी की भाषा में कहूँ, बहुत टेक्निकल ना जाऊँ, तो वक्फ का मतलब ये है कि जो ज़मीनें दान की जाती हैं, दान पुण्य जैसे होता है, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया या किसी कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है, तो ये मुसलमानों का एक तरह का आप ट्रस्ट कह सकते हैं जो चला आ रहा है, और ये दीन के काम आता है, पढ़ाई के काम आता है। इससे मदरसे चलते हैं, इससे इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, और इसमें सरकार का कोई दखल नहीं रहता। ये है वक्फ। पूरे देश भर में वक्फ की जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं कि भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज़ और इंडियन डिफेंस, इंडियन आर्मी के बाद, सेना और रेल के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ के पास हैं। तकरीबन 9.4 लाख एकड़, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा लैंड है। सोचिए कितनी कीमत होगी। और जो संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तकरीबन 8.7 लाख हैं। 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो है तकरीबन 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ के आसपास इसकी बताई जाती है। एग्जैक्टली 1.2 लाख करोड़ वैल्यू है अभी भी। अब मुस्लिम क्यों नाराज़ हैं पूरे देश भर में? सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का मोदी एक अमेंडमेंट करके ला रहे हैं, उससे सरकारी जो नियंत्रण है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसका नियंत्रण हो जाएगा ज़मीन पर। यानी जो ज़मीन मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास या मुस्लिम बोर्ड के पास रहती थी, जिसमें मुस्लिम नुमाइंदे होते थे, कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का सीधा दखल होगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड की जो आज़ादी है, एक जो इंडिपेंडेंस है जो मुद्दतों से चली आ रही है, वो आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार की छाप दिखेगी। तीसरा, मुस्लिम नेताओं को लगता है, मुस्लिम्स को लगता है कि भाई सरकार, मोदी जी बैकडोर से एक तरह से, क्योंकि खरबों रुपए की ज़मीनें हैं, लाखों एकड़ में फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं से जो सरकार है वो इंटरफेरेंस कर रही है, और हो सकता है कि ज़मीनें जो हैं जहाँ डिस्प्यूट चल रहा हो वो डीएम अपने कब्जे में कर लें। एक इस तरह का आप कह सकते हैं उनका मानना है। और तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि बीजेपी है, आरएसएस है, मिस्टर मोदी हैं, मिस्टर अमित शाह हैं, मिस्टर योगी हैं, ये सेटअप है, तो थोड़ा सा शक भी होता है नीयत पे। और शायद इसीलिए कल्बे जवाद साहब ने सही कहा कि ये बिल नहीं है, ये सांप का बिल है। मैंने पहले ही दिन कह दिया था, ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। फाइनल क्वेश्चन जो आपका था वो ये कि भाई मोदी और अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है। एक बात तो बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि दोनों जल्दबाजी में। उसकी वजह यह है कि आरएसएस 100 साल मना रहा है, आरएसएस के 100 ईयर्स हैं 2025 में, और तमाम अभी फेस्टिवल्स होने, तमाम बड़े इवेंट होने। उस इवेंट में गिफ्ट करना चाह रहे हैं मिस्टर शाह, मिस्टर मोदी थोड़ा सा योगी को काउंटर करें। तो मोदी चाहते हैं कि भाई ये जो बिल है, संशोधित बिल है, ये इंट्रोड्यूस हो और कहीं ना कहीं आरएसएस थोड़ा नाराज़, इसको खुश किया जाए। तो आरएसएस का प्रेशर है मोदी पे। उधर जहाँ तक आप कहेंगे सहयोगी दल, चिराग पासवान, अजीत पवार, मिस्टर नायडू, मिस्टर नीतीश कुमार, ये जो सेकुलर पार्टी जो मुस्लिम्स का वोट लेती हैं, इनका क्या स्टैंड है, इनका क्या प्रेशर होगा। यहाँ पर भी एक क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है, और क्लैरिटी ये है कि नीतीश कुमार को लेकर मोदी जी को लगता है कि भाई इनकी सारी पार्टी का रिमोट मेरे ही पास है। नीतीश कुमार की जो तो खास आदमी है, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और लल्लन सिंह, दोनों गोद में बैठे हैं मोदी और अमित शाह के। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, उसका रिमोट अमित शाह के पास है। तो नीतीश को लेकर इतनी प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस नीतीश कोई बवाल खड़ा करते हैं। इलेक्शन ईयर है। दूसरी तरफ जहाँ तक चिराग पासवान और अजीत पवार की बात है, मोदी इज़ नॉट बॉदर्ड, मोदी को परवाही नहीं है, इनके रिमोट पहले से ही अमित शाह के पास है। बात आती है नायडू बाबू की। नायडू बाबू के 16 सांसद हैं, अब तो राज्यसभा में भी हैं। तो नायडू बाबू को लेकर थोड़ा सा मोदी असमंजस में, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा कि नायडू बाबू के साथ अब डील क्या होती है। कि नायडू बाबू जी जो आपको ग्रांट्स चाहिए वो ले लीजिए और फिर हमारा साथ छोड़ दीजिए। और साथ छोड़ देंगे तो नायडू बाबू दूध के धुले नहीं हैं। पहले भी ईडी के केस थे, पहले भी सीबीआई के केस थे, और नायडू बाबू की चाबी ईडी वाली वो अभी भी शाह साहब के पास है।
बहरहाल ये तो मोदी और अमित शाह का पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अगर आप इसको एक बहुत ही तटस्थ दृष्टिकोण से देखें तो अगर नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान या नायडू बाबू, अजीत पवार को छोड़ दीजिए, अगर इन तीनों ने दखल नहीं दिया तो इनकी राजनीति पर सबसे बड़ी चोट लगने जा रही, ये तय। तो डिसाइड जो है, जिन्होंने बैसाखियां दे रखी मोदी को, उनको भी करना है। समय कम है क्योंकि ये बिल कभी भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ये याद रखिएगा। तो बहरहाल दोस्तों, देखते हैं होने क्या जा रहा है। जो भी डेवलपमेंट्स होंगे जिम्मेदारी के साथ अपडेट करता रहूँगा आपको। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिए। आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, इसका लिंक कॉपी करके इसको आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहें इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके हौसले से, आपके इस समर्थन से, आपकी आवाज़ से यही आवाज़ है। तो इसलिए आपका ही अपना चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नई खबर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।